नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मराठी फिल्म प्रोड्यूसर ने संजय राउत के खिलाफ आरोप लगाया है कि वो उन्हें टॉर्चर, हैरासमेंट और वल्गर वीडियोस भेजते रहते हैं और ये पिछले 8 साल से चल रहा है। और इसी के खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। दोस्तों, अगर आप उनका ट्विटर प्रोफाइल देखिए तो उन्हें वो कह रही हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, मार दिया जाए इससे पहले। उन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस को टैग किया है, जेपी नड्डा, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, समित संबित स्वराज, और अगर आप देखेंगे तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दिया किया है उन्होंने। ठीक है, सुप्रिया सुले, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, बी एस कोश्यारी जो कि वहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों। और उन्होंने ये लेटर भी लिखा हुआ है। इस लेटर को थोड़ा बाद में देखते हैं। आइए उससे पहले देखते हैं वो संजय राउत के बारे में क्या कह रही हैं। वो कह रही है कि संजय राउत did not want me to work with anyone except him without him. So basically what she is telling or what she is leveling charges is संजय राउत मुझे किसी और के साथ काम नहीं करने देना चाहती। अगर वो किसी के साथ काम कर रही हैं तो संजय राउत का वहाँ पे होना ज़रूरी है। ठीक है, और आइए देखते हैं। वो और भी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है डॉक्टर रखमाई बाई, वो मूवी स्टॉल कर रुक गई है। संजय राउत डिडंट रिलीज इट। ठीक है, आप देखते हैं कि किस तरह से वो उन पे हरासमेंट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और आप आइए आगे और देखते हैं क्या है। और उन्होंने एक और ट्वीट में ये भी कहा है कि वो काफ़ी सारे नेताओं से उन्होंने बात किया है इस चीज़ के बारे में। उन्हें किसी भी तरह का कोई समर्थन नहीं मिला। उन्होंने जो नाम जो उस ट्वीट में किया था, उस ट्वीट में उन्होंने अमित शाह, शरद पवार, इन सब के नाम लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी बताने वाली बात है दोस्तों कि ये जो एक मूवी बनी थी बाला साहब ठाकरे के ऊपर, उनकी जीवनी बायोपिक बनी थी, वो उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं ये। राइट, तो दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि उस चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या लिखा है। राइट, देखिए, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक शिक्षित सबल भारतीय महिला हूँ। मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हमारे देश में एक तरफ महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और दूसरी तरफ उनके जीवन को कठिन बना दिया जाता है। लड़कियों को जन्म दो, उन्हें पढ़ाओ, इन संदेशों से सरकारी दीवार व्याप्त है। ऐसे देश में क्या मैं और मेरी जैसी अनगिनत अन्य महिलाएं ऐसे नारियों के साथ वास्तव में सुरक्षित हैं? शिवसेना के सांसद और दैनिक सामना के संपादक संजय राउत पिछले 8 साल से पुलिस और शिवसेना का सिस्टम का दुरुपयोग कर मुझे गालियां दे रहे हैं। मुझे, मेरे परिवार और रिश्तेदारों और दोस्तों को परेशान कर रहे हैं। हर साल कुछ अपराध की जांच के लिए अलग अलग पुलिस अधिकारी मुझे अलग अलग पुलिस स्टेशनों में बुलाते हैं। जब तक संजय राउत की राक्षसी खुशी संतुष्ट नहीं होती तब तक पुलिस मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे बदनाम करती हैं, मेरे मेरे चरित्र को बदनाम करती हैं और मुझे परेशान करती रहती हैं। संजय राउत को किसी से डर नहीं, यह भी कहते हैं। वे कहते हैं कि सीधे पुलिस के पास जाएगी तो भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि यही सच्चाई है। शिवसेना भवन की तीसरी मंजिल पर मेरे रिश्तेदार को बुलाकर धमकाना और मारपीट की गई। मेरे लोगों मेरे से लोगों को संपर्क काटने के लिए मजबूर किया, या मेरे करीबी लोगों को फोन कर 4 करोड़ रुपए का भुगतान करने का प्रस्ताव रखकर मेरी समस्या को समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहना रोजमर्रा की बात हुई। हर कोई संजय राउत द्वारा दी गई परेशानी के बारे में आगे आने और साहसपूर्वक बात करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन मैंने तय कर लिया है, मैं बोलूंगी। वर्ष 2013 में मुझ पर 2 बार हमला हुआ। पुलिस जांच नहीं कर रही है। आज तक कोई आरोपी नहीं मिला। वर्ष
2014 में एसीपी प्रफुल्ल भोसले ने बिना किसी कारण के मेरी जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि वह संजय राउत से फिरौती मांगने का मामला दर्ज करेंगे। मेरे बारे में दुष्प्रचार किया गया कि जैसे कि मैं एक बहुत बड़ी अपराधी हूं। आगे कुछ नहीं हुआ। ज़्यादातर समय यह सिर्फ परेशान करने के लिए ही था। दोस्तों, अगर इस चिट्ठी को यहाँ तक भी अगर आप पढ़ें तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दर्शाता है कि संजय राउत अपने पद और रसूख का इस्तेमाल करके इस महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, और ये क्लियर एंड क्लियर अपने पद का दुरुपयोग है। और आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुझे लगातार धमकी और मेरा पीछा वर्ष 2015 में शुरू हुआ। मैं किसी से बात करूं या किससे नहीं, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। संजय राउत अपनी नौकरी के बजाय इस बात पर अधिक ध्यान देता था कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह व्यक्ति इस महिला को प्रताड़ित करता है। यानी कि जो एक फ्रीडम होती है, अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, ठीक है, वहां तक भी वो फ्रीडम भी नहीं है उस महिला को। और आगे आइए देखते हैं। वर्ष 2016 में मलाड पुलिस द्वारा लगातार बुलाया गया। तो आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं किस तरह से पुलिस का जो तंत्र है उसको इस्तेमाल करके संजय राउत उस महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें, इस पूरी चिट्ठी में संजय राउत के अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि इसमें शुरू से लेके अभी तक संलिप्त है, तो वो है मुंबई पुलिस। ठीक है। ये आगे देखते हैं कि आगे के उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। वर्ष 2020 में मनोर पुलिस ने मुझे लगातार फ़ोन किया और संजय राउत के आदेश पर मुझे धमकी दी। उनके मुताबिक अगर मैंने संजय राउत की बात नहीं मानी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आईओ प्रताप दराड़े ने मुझे बताया कि कुछ बहुत बुरा हो सकता है। संजय राउत खुद इस उत्पीड़न के मास्टरमाइंड थे और मुझे जैसा राउत द्वारा कहा गया था वैसा ही लगातार किया जाता जा रहा था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी उन्हें ज़्यादा तंग किया गया है। ठीक है। आइए और देखते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के कई पदाधिकारियों को बताने के बावजूद मैं केवल परेशानी में पड़ी। इस चिट्ठी में वो एकदम क्लियरली कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से उन्होंने बात की, वहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख जो कि अभी हटाए जा चुके हैं। ठीक है। महाराष्ट्र के कई पदाधिकारियों के बताने के बावजूद उन्हें किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिला। यानी कि इन लोगों ने उनकी मदद नहीं की। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। लेकिन यह तथ्य कि उनके द्वारा संजय राउत को जब मेरी मुलाकात की बात बताई गई तब मेरी समस्या और भी बढ़ गई। यानी कि उन्होंने उनको बताया, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उनको, और उसके बाद वो कम होने के बदले वो और ज़्यादा हो गई। ठीक है। जब मैं सुप्रिया सुले से मिली तो मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं किसी से मदद के लिए मिलती हूँ तो मेरी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। अश्लील वीडियो कॉल, पीछा करना, गंदी गालियों के फ़ोन आज भी जीवन को मुश्किल बनाते हैं। और दोस्तों, ये सुप्रिया सूले जो है शरद पवार की बेटी हैं। यानी कि उनसे भी उन्होंने मदद मांगी और उसके बाद भी उन्हें किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिला। ठीक है। मैं सभी से उब गई हूँ और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ की गति को देखते हुए मेरे जीवन होने तक न्याय नहीं मिलने की गुंजाइश है। शायद हिरेन मनसूख और पूजा चौहान की मौत के तर्ज पर मेरी मौत के बाद ही मदद की जाएगी। क्या यह एक जीवित व्यक्ति को न्याय मिलता है? कुल मिलाकर मेरे जान जाती हैं तो मेरी वह आत्महत्या नहीं होगी, यह मैं पहले से घोषित कर रही हूँ। भारतीय संविधान मुझे अधिकार दिया है कि मुझे शांति से अपना जीवन जीने
अधिकार देता है। मैं जो चाहती हूँ वह करती हूँ। जो मैं चाहती हूँ उन लोगों के साथ संपर्क में रहूं और जहां चाह रही हूँ। यह अधिकार संजय राउत के पागलपन के चलते नहीं खोने दूंगी। जीवित रहने तब तक मैं अधिकार के लिए लड़ती रहूंगी। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ में देखें तो क्लियरली अपनी परेशानी बता रही हैं। ठीक है। और जो ये आरोप उन्होंने संजय राउत पे लगाए हैं, और ये सिर्फ आरोप सिर्फ संजय राउत पे ही नहीं है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे पर भी हैं, वहाँ के सुप्रिया सूले पर भी हैं, वहाँ के जो पूर्व गृह मंत्री थे उन पे भी हैं। और सबसे बड़ा जो आरोप यहाँ पे अगर किसी पे लगता दिख रहा है संजय राउत के अलावा, तो वो है वहाँ की पुलिस। ठीक है दोस्तों। तो किस तरह से एक नेता, एक अगर चाहे तो किसी का जीवन खराब कर सकता है, तो वो आप इस केस में देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। संजय राउत जैसे नेता पॉलिटिक्स में रहने लायक नहीं है, जो कि अगर इससे पहले के एपिसोड में अगर आप देखें तो उन्होंने कंगना रनौत को हरामखोर कहा था। ठीक है। ये एक गाली थी। और बाद में जब उनसे पूछा गया कि आप क्या इसका तात्पर्य क्या था, तो उन्होंने कहा कि वह उन्हें बस नॉटी कह रहे थे। दोस्तों, आज की इस खुलासे के बाद अगर कोई नॉटी है, ठीक है, तो वो संजय राउत है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इसके लिए सुना। आपसे ये प्रार्थना है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे।